इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिए ये भी दिया गया है कि जहाँ पे पाई है तो पाई की वैल्यू हमें रखना है 3.14 और √3 दिखिए तो उसकी वैल्यू हमें रखना है 1.73। तो पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 इज इक्वल टू 1.73 का प्रयोग कीजिए। आइए हम इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र हमने C माना। सबसे पहले हमने गोला प्रकार से एक वृत्त बनाया और इस वृत्त का केंद्र हमने C मान लिया। अब प्रश्न में कह रहा था कि वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा और वृत्त का केंद्र C माना और वृत्त पर एक जीवा ये भी लिया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि जो जीवा है वही केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र C है, वृत्त पर एक जीवा AB खींचा, हमने जीवा AB खींच दिया। अब यही जीवा AB केंद्र C पर 120 डिग्री का कोण बनाएगी। और आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने ये जीवा AB खींचा यह वृत्त दो भागों में बट गया। नीचे वाला भाग छोटा दिख रहा है तो ये वृत्त का खंड ही है, वृत्त का भाग ही है, छोटा भाग है इसलिए इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला भाग है इसलिए इस भाग को कहेंगे दीर्घवृत्त खंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A से C को और B से C को मिलाएंगे तो ये जीवा AB यहाँ केंद्र C पर 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान दीजिए, हमने A से C को और B से C को मिलाया। ये जो जीवा AB है यह केंद्र C पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। अब प्रश्न में कह रहा था कि जो वृत्त है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो वृत्त की त्रिज्या, चूँकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये AC भी त्रिज्या है और BC भी त्रिज्या है, अर्थात त्रिज्या प्रश्न में दी गई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसलिए AC की वैल्यू भी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और BC की भी वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार त्रिज्या AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्योंकि किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए त्रिज्या AC बराबर BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ये एक त्रिभुज बना A, यहाँ से CAB। अब CAB से संगत वृत्तखंड यहाँ पे हमें दिख रहा है, इससे जुड़ा हुआ वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। तो ये वृत्त की दो त्रिज्या AC और BC हैं। पहली त्रिज्या AC, दूसरी त्रिज्या BC है और यहाँ से एक लघु चाप है, मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट D है और ये हमारा
लघु चाप ADB है। तो दो त्रिज्याएं AC BC और चाप ADB, इससे पूरा त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ CADB। त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ। अब हम सबसे पहले इस त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसके बाद इस त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और CADB पूरे में से अगर हम त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यहाँ से यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, CADB इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, बड़ा वाला हिस्सा हम निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ से त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद हम पूरे भाग अर्थात CADB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा ये लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रखेंगे। थीटा के स्थान पे हम रखेंगे ये जो एंगल बन रहा है, जीरो द्वारा केंद्र पर एंगल बनाया जा रहा है 120 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू हमें रखना था 3.14 प्रश्न में दिया गया था, इंटू आर। आर क्या है, हमारी त्रिज्या है, तो यहाँ आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्याएँ 12 सेंटीमीटर की हैं, तो आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ आर का स्क्वायर है अर्थात 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर की जगह पे हमने रखा 12 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई थी। आर का स्क्वायर, इसलिए इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये डबल बार है तो 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 3 से ये 12 कैंसिल होगा तो 3 4 ज़ा 12। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सभी का मल्टीपल कर लेंगे। ये यहाँ से इज इक्वल टू 3.14 का 1 में करेंगे तो 3.14 ही होगा, क्योंकि किसी में भी हम संख्या 1 से गुणा करते हैं तो वही वैल्यूज आती हैं। इंटू अब 4 का 12 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। दोनों का हम आपस में मल्टीपल करते हैं, 3.14 इंटू 4, यहाँ से 48 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 115.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल द्विमीय होता है इसलिए हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3.14 का इसमें मल्टीपल हुआ और CM यहाँ पे भी है, CM यहाँ पे भी है, तो ये होगा 4, यहाँ से 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम 3.14 मल्टीपल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे वृत्त का केंद्र C था, वृत्त के केंद्र C से जीवा AB पर डाला गया लंब की बात होगी तो यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ है दो भागों में, सम में होता है बराबर, तो दो बराबर भागों में बांटना ही समद्विभाजित कहलाता है। तो ये यहाँ से वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात
ये जो लंब खींचा गया है, यहाँ पे जो पार्ट ये छोटा वाला पार्ट बनेगा, ये इस दूसरे वाले पार्ट के बराबर होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो लंब हमने डाला यहाँ पे पॉइंट बना ई, तो समद्विभाजित के अनुसार ये ए ई इक्वल टू हो जाएगा ई बी, क्योंकि ये जीवा दो बराबर भागों में बट गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, एक सी ए ई दिख रहा है और एक सी बी ई दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। और यहाँ पे कोण 90 अंश है, 90 डिग्री है, सी ए ई में भी और सी बी ई में भी एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ से वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित किया। यहाँ पे पूरा एंगल मिलाकर के 120 डिग्री था। ध्यान दीजिए, इस जीवा ए बी ने अभी केंद्र सी पर 120 डिग्री का एंगल बनाया था। तो जब लंब ने जीवा को समद्विभाजित किया तो यहाँ से कोण भी समद्विभाजित हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो 120 डिग्री का हाफ हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 60 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में, यहाँ से समकोण त्रिभुज में लंब के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी और बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ से समकोण के सामने की भुजा को कहेंगे यहाँ पे ये कर्ण होगा, और ये न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से कम है, 60 डिग्री है। तो इस न्यून कोण के जो सामने की भुजा ए ई है ये लंब कहलाएगी और ये बची हुई भुजा हमारी आधार होगी। तो त्रिभुज सी ए ई में, त्रिभुज सी ए ई में अब यहाँ से हमें कर्ण पता है, और हमें अगर आधार सी ई निकालना है, ई सी निकालना है, तो कर्ण और आधार ये किस में होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो कास में। तो कास 60 डिग्री इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एल ए एल अपान के ए का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कास के लिए होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से कास के लिए आधार बटा कर्ण। आधार, तो यहाँ पे आधार हमारा ई सी है, क्योंकि लंब ए ई है तो आधार ई सी है या सी ई है, तो आधार की जगह हम रखेंगे सी ई, और कर्ण है हमारा ए सी, तो कर्ण के स्थान पर रखेंगे हम ए सी। कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से सी ई हम ज्ञात कर रहे हैं, सी ई की वैल्यू में पता नहीं है, लेकिन ए सी जो कर्ण है उसकी वैल्यू में पता है 12 सेंटीमीटर है, तो सी ई को वैसे ही रहने देंगे, सी ई अपान ए सी की जगह 12। अब 12 को आप 1 में मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ से हो जाएगा सी ई इज इक्वल टू 12 का 1 में, तो 12 अपान 2 था, अपान रखेंगे हम 2, 2 6 जा 12, यहाँ से हो गया सी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब सी ई की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम ए ई को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम ए ई को निकालेंगे तो ए ई हमारा यहाँ पे लंब है और ये हमारा कर्ण है। ए ई हमारा लंब है और ए सी कर्ण है। तो कर्ण और लंब किस में आता है, तो कर्ण और लंब, यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण किस में आता है, साइन के लिए। लंब कर्ण होता है साइन के लिए, ये कास के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और लंब आधार होता है ये टैन के लिए। तो साइन में ही दिख रहा है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन, अब यहाँ एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से लंब है हमारा ए ई, तो लंब की वैल्यू रखेंगे हम ए ई, और कर्ण, कर्ण ए सी है हमारा, तो कर्ण रखेंगे हम ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है
√3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ए हमें ज्ञात करना है, तो ए को हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ से AC, तो AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो AC के स्थान पे हम रखेंगे 12। यहाँ से 12 का √3 में मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब फाइनली AE की वैल्यू आ जाएगी। 12 का √3 में हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 12 का √3 में होगा तो 12√3 अपान यहाँ पे 2 था, यहाँ लिखेंगे हम 2, तो ये 2 6 जा 12 AE, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ से AA की वैल्यू आ गई 6√3 सेंटीमीटर। अब अभी हमने प्रमेय पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर यहाँ से हम जीवा ये पूरा AB की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा AB इज इक्वल टू ये AE प्लस BE, क्योंकि AB में कौन कौन है, तो AE प्लस ये BE, तो AE प्लस BE। अब ध्यान दीजिए दोनों भाग बराबर हैं, AE और BE दोनों भाग बराबर हैं, तो इस AE को हम BE लिख सकते हैं। तो इस ध्यान दीजिए अगर हम AE को BE लिख सकते हैं तो BE को भी AE लिख सकते हैं, तो इस BE के स्थान पर हम लिखेंगे AE, तो AE हो जाएगा हमारा 2AE। अभी हमने AE की वैल्यू निकाली है 6√3 सेंटीमीटर, तो इस AE के स्थान पर हम रखेंगे 6√3 सेंटीमीटर। जब हम मल्टीपल करेंगे 2 का 6 में, 2 6 जा 12 और ये √3 था तो √3 सेंटीमीटर, अर्थात AB की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक AB की वैल्यू आ गई 12√3 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आ गई 12√3 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आ गई 12√3 सेंटीमीटर। ऐसे पूरा AB की वैल्यू आई है 12√3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए अब ये बन CAB ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज CAB में AC भी 12 सेंटीमीटर है और BC भी 12 सेंटीमीटर है, अर्थात AC और BC बराबर हैं आपस में। CAB में AC और BC आपस में बराबर हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 आधार। तो इस त्रिभुज के लिए हमने आधार की वैल्यू निकाला, AB की वैल्यू हमने निकाला 12√3 सेंटीमीटर, तो आधार के स्थान पर हम रखेंगे 12√3 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के स्थान पर हम रखेंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए पहले हम ये लिख देंगे 1/2 आधार हमारा AB है तो लिख देंगे हम AB, और ऊंचाई EC, इस त्रिभुज की ऊंचाई CE है या EC है तो लिखेंगे हम CE। तो AB की वैल्यू हमने रखा 12√3 सेंटीमीटर और ऊंचाई CE की वैल्यू हमने रखा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 3 जा 6, अब 12√3 का 1 में होगा तो हो जाएगा हमारा 12√3 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये बचा 3 तो इंटू 3 सेंटीमीटर। अब 3 का 12 में मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 36, 12 3 जा 36 और √3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब ये 36 और प्रश्न के अनुसार हम √3 के स्थान पर रखेंगे 1.73 वैल्यू रखेंगे। जब हम 36 का 1.73 में मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल द्विविमीय होता है इसलिए हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
समद्विबाहु त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे संगत वृत्तखंड ADBE का क्षेत्रफल। ADBE का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात किए थे। इसके बाद हमने समद्विबाहु त्रिभुज CAB का भी क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो संगत वृत्तखंड ADBE का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे, तो पूरा भाग अर्थात CADB पूरे भाग में से यदि हम इस त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा यह छोटा वाला भाग अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो संगत वृत्तखंड ADBE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल। यहाँ से इक्वल टू करेंगे तो त्रिज्यखंड CADB का क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू आई थी 152। यहाँ से जान लीजिए इसकी वैल्यू आई थी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। CADB के क्षेत्रफल की वैल्यू इतनी आई थी, माइनस अभी हमने ऊपर त्रिभुज CAB समद्विबाहु त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो इसकी वैल्यू आई है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जब हम 150.72 में से 62.28 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम करेंगे 115.72, यहाँ पे माइनस माइनस लगाएंगे और 62.28 इन दोनों में, इसमें भी CM स्क्वायर है, इसमें भी CM स्क्वायर है, तो CM स्क्वायर हम बाहर पे यहाँ कॉमन ले लेंगे और 150.72 में से 62.28 है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो संगत वृत्तखंड ADBE का क्षेत्रफल आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इससे पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 को भी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद उनके वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। और बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप हमारे अपलोड किए गए नए वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 12 पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।